तो एक बार संसद में ममता दीदी ने कहा भी था कि जितने घुसपैठिए हैं उसको बाहर करो, लेकिन जब ममता दीदी सत्ता में आ गई तो वो सारे घुसपैठिए वोट ममता दीदी के पार्टी में आ गया, तृणमूल कांग्रेस में आ गया। तो अब ममता दीदी उसकी सहयोगी हो गई है, उसकी सपोर्टर हो गई है। तो ये 1.5 करोड़ जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसको तुष्टिकरण करना, उसको ज़मीन दे करके बसाना, उसका राशन कार्ड बनवाना, उसको वोटर लिस्ट में शामिल करवाना, ये ममता दीदी का काम रहा है। इस बार ममता जी को याद रहेगा कि मुस्लिम तुष्टिकरण का क्या परिणाम होता है। और दुर्गा पूजा नहीं करने देना, सरस्वती पूजा में बाधा खड़ा करना, हिंदू के हर त्यौहार में इस तरह से बाधा करना कि लोग खुल के त्यौहार नहीं मना सके, और मुस्लिमों के त्यौहार में हर वो काम करना जो उनको सुविधा हो सके। ममता जी के हिंदू विरोधों के कारण, सिख विरोधों के कारण, और आज जिस तरह से एक सिख की बेइज्जती की गई है, पगड़ी उछाली गई है, पूरा देश का सिख समुदाय उद्वेलित है। बंगाल में भी अच्छी खासी सिखों की संख्या है जो सारे उद्वेलित हैं। और सिख कौन है? हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे भाई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। बंगाल में लगातार लोकतंत्र खतरे में है। वहां पर जिस तरीके से तानाशाही कर रही है ममता बनर्जी, अब एक सिख समुदाय के व्यक्ति को रोड पर पगड़ी उतार के बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, घसीट कर उनको ले जाया गया एक पुलिस वाले द्वारा। इस पर ही बात करेंगे सतीश झा जी से। ममता जी बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है और वो वैसा हर काम कर रही है जो कि हिंदू विरोध का काम हो, सिख विरोध का काम हो और मुस्लिम तुष्टीकरण का काम हो। ममता जी दुर्गा पूजा जैसा त्यौहार, जो बंगाल का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, दुर्गा पूजा विसर्जन करने में ममता जी ने रोक लगा दिया था। सरस्वती पूजा का पंडाल बनाने में ममता जी ने रोक लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए आप, मुस्लिमों के लिए मदरसों का पैसा, मस्जिदों का पैसा, इमामों को पैसा, और मुस्लिमों के त्यौहार में छूट पे छूट, छूट पे छूट, हर कुछ मिलती है। लेकिन सिख और हिंदुओं का दमन किया जाता है। असल में ममता जी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। ममता जी चाह रही थी कि मैं मुस्लिम वोट को तुष्टीकरण कर लूँगा, कुछ हिंदू वोट मिल जाएगा जिससे हमारी सरकार बनी रही। लेकिन 2019 का इलेक्शन ने उनकी कान खड़े कर दिया। जब 18 सीट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जीता तो ममता जी को खतरा साफ नजर आ गया। इसके बाद ममता जी क्रूर हो गई हैं। आप जब बंगाल या कलकत्ता में जाइए तो ममता जी का कारस्तानी आपको पता चलेगा कि कितने हिंदू विरोधी कारस्तानी हैं इनकी, सिख विरोधी कारस्तानी है इनकी। आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में अमित शाह का और बीजेपी के बहुत से नेताओं का हेलीकॉप्टर ममता बनर्जी बंगाल में नहीं उतरने देती थी। आप कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी यदि राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते तो ये सेकुलर गैंग नाक रगड़ के मर जाता, ये सर पटकने लगता जमीन पे। हाय मर गया मैं, लोकतंत्र खतरे में हो गया, संविधान खतरे में हो गया। लेकिन ममता जी यदि बीजेपी के नेताओं का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया तो ये लोग सर नहीं पटके, तब संविधान खतरे में नहीं आया, तब नियम अलग, यहाँ नियम अलग। तो ये लोग वास्तव में स्वभावतः लोकतंत्र विरोधी हैं। और ममता जी जिस तरह से डिक्टेटरशिप बंगाल में चला रही है, वहाँ के आम भद्र मानुष भी तंग आ चुका है इनसे। मेरी कल भी बात हुई है कलकत्ता में, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब विधानसभा चुनाव हो और ममता जी को सबक सिखाया जाए। इस बार आप देखिएगा बीजेपी की पूर्ण बहुमत से बंगाल में सरकार बनेगी, ममता जी के कारस्तानियों के कारण। जी। आए दिन खबरें आती हैं कि बंगाल में इस बीजेपी नेता को भीड़ ने मार दिया, किसी ने मार दिया, और कितनी बार ऐसी खबरें भी आई कि आरएसएस के कार्यकर्ता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो जब लीडर ही सुरक्षित नहीं तो बाकी लोग कहाँ से सुरक्षित होंगे? मैं जैसा कि पहले बताया था कि बंगाल में चूंकि पहले वामपंथी शासन था, तो वामपंथी के वैसे कैडर जो हिंसक थे वो सारे तृणमूल कांग्रेस में आ गए, ममता जी की पार्टी में आ गए। तो इन लोगों का हत्याओं का इतिहास रहा है। अब केरला हो या बंगाल हो, ये लोग एक पार्टी गांव बना लेते हैं। एक गांव में यदि ममता जी की पार्टी की 50% से ज़्यादा लोग हैं तो उस गांव में बोर्ड लग जाता है पार्टी गांव, उसमें दूसरे पार्टी के लोग आकर के प्रचार भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। आप जो आए दिन देखते हैं बीजेपी की वर्करों की यहाँ हत्या हो रही है, वो वामपंथी संस्कृति है
और वो वामपंथी संस्कृति ममता जी की पार्टी में प्रवेश कर गई है, क्योंकि उसके जितने गुंडा तत्व कार्यकर्ता थे वो ममता दीदी के पार्टी में आ चुके हैं, रंगदारी वसूलने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये एक संगठित व्यापार है। उस व्यापार में जो बाधा पड़ेगा उसकी हत्या कर दी जाती है। और खास करके बीजेपी की जो बढ़त है, बीजेपी की जो लोकप्रियता है बंगाल में, उससे ममता दीदी बौखला गई है। मैं जब बंगाल गया था तो कलकत्ता से आप थोड़ा ही आगे निकलिएगा, न्यू टाउन से 1 किलोमीटर आगे दक्षिण 24 परगना जिला आता है। जी। मैं गांव में गया, वहाँ पे 10-20 गांव में गया। आम बंगाली परिवार जो भैंस रखता है, गाय रखता है, जो तालाब में मछली मारता है, उससे बात करा। वो इंतजार कर रहा है कि चुप्पे चापे कमल छाप, मतलब इतना डरा हुआ है कि चुप है, लेकिन इतना जोश में है कि कमल छाप पर कब वोट देना है उसका इंतजार कर रहा है। बंगाल के गांव के लोग, बंगाल के गरीब गुरबा, रिक्शा वाला, ठेला वाला, गाय वाला, भैंस वाला, मछली मारने वाला। तो ममता जी को इस बार पता चल जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति का परिणाम क्या होता है, वह बंगाल की जनता इस बार बताएगी। जी, जिस तरीके से देखा गया कि एक बीजेपी लीडर ने कहा है कि बंगाल को ममता बनर्जी ने बांग्लादेश बना दिया है, इस चीज़ से आप कितना सहमत हैं? ये बहुत हद तक सहमत है, क्योंकि जितनी इनकी कारस्तानियाँ हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो 1.5 करोड़ बंगाल में आए हुए हैं, तो 1.5 करोड़ इनको वो बंगाल के घुसपैठिए जो पहले वामपंथी का वोट हुआ करता था, कम्युनिस्ट का वोट हुआ करता था। तो एक बार संसद में ममता दीदी ने कहा भी था कि जितने घुसपैठिए हैं उसको बाहर करो, लेकिन जब ममता दीदी सत्ता में आ गई तो वो सारे घुसपैठिए वोट ममता दीदी के पार्टी में आ गया, तृणमूल कांग्रेस में आ गया। तो अब ममता दीदी उसकी सहयोगी हो गई है, उसकी सपोर्टर हो गई है। तो ये 1.5 करोड़ जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसको तुष्टीकरण करना, उसको ज़मीन दे करके बसाना, उसका राशन कार्ड बनवाना, उसको वोटर लिस्ट में शामिल करवाना, ये ममता दीदी का काम रहा है। जिस दिन घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा उस दिन ममता दीदी उसका भी साथ छोड़ देगी, लेकिन जब तक उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो ममता दीदी उसके वोट लेने के लिए, क्योंकि वो लोग बीजेपी से डरते हैं कि बीजेपी आएगी, एनआरसी ले करके हमें बाहर कर देगी, और बाहर होना भी चाहिए उनको, तो वो अपने डर के कारण ममता दीदी को वोट देते हैं और ममता दीदी इनका फायदा उठाती है। तो मुस्लिमों का तुष्टीकरण इसीलिए कर रही है। और वास्तव में बांग्लादेश में जो स्थिति है वही स्थिति बंगाल की, पश्चिम बंगाल की ममता दीदी ने बना दी है, जिससे वहाँ हिंदू त्राहियाम कर रहा है। हिंदू बहुत ही कष्ट में वहाँ है, खुल करके अपना पर्व त्योहार नहीं मना सकता है। मैंने बताया आपको, दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा जैसे बंगाल का जो पारंपरिक त्योहार है वो मनाने में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस सब का बदला तो लिया जाएगा ममता दीदी से। बस अब बहुत 1 आध साल बाकी है, जो चुनाव होने वाला है। चुनाव लोकतंत्र में क्या है, बैलेट से ही बदला लिया जाएगा। हत्या तो की नहीं जाएगी। ये ममता दीदी के पार्टी का, वामपंथियों का चरित्र है हत्या करने का। बीजेपी का चरित्र हत्या करने का नहीं है। हम लोग वोट से बदला लेंगे ममता दीदी से, और जरूर लेंगे। जी। और जो लोकतंत्र के लिए रोते थे कि लोकतंत्र खतरे में, जैसे राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, वो बंगाल पर तो आज तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। पर ऐसी कोई घटना किसी कार्यकर्ता को अगर यूपी में मार दिया जाता या मध्य प्रदेश में मार दिया जाता किसी के द्वारा, तो हाय हल्ला मचाते। देखिए, आपने राहुल गांधी का नाम लेकर के एक हंसी वाले आदमी का नाम ले लिया। ये लोग चाहे केरला में घटना हो, चाहे बंगाल में घटना हो, कुछ नहीं बोलेंगे। हाथरस में एक घटना हुई, इन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया। हाथरस जैसी 7 घटनाएं राजस्थान में हुई है, एक शब्द नहीं बोले। हाथरस जैसी ही घटनाएं आजमगढ़ में हुई है, उससे भी जघन्य घटनाएं हुई है, लेकिन चूंकि उसमें दूसरे समुदाय के लोग आरोपी हैं, इसलिए राहुल गांधी जी का मुंह नहीं खोला। राहुल गांधी जी के पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता ने, छत्तीसगढ़ में एक रेप की घटना हुई थी, बोला था कि ये तो छोटी मोटी घटना है। मतलब कांग्रेसी राज में रेप हो तो वो छोटी मोटी घटना है, बीजेपी राज में रेप हो तो बड़ी घटना है। मतलब इन्होंने रेप को भी छोटा रेप और बड़ा रेप कर दिया है। इतने शर्मनाक बयान है इन पार्टियों का। असल में जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं या वामपंथी की बात कर रहे हैं, इनका लोकतंत्र से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, भारतीय संविधान से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। यदि इनका लोकतंत्र से और भारतीय संविधान से लेना देना होता तो ये बंगाल के घटना पर भी विरोध करते, ये राजस्थान के घटना पर भी विरोध करते, ये केरला की घटना पर विरोध करते, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में यदि घटना होती है उसी का विरोध करते हैं। इससे ऐसा इनका प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में इनका कतई विश्वास नहीं है। जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा होगा, जब लॉकडाउन लगी थी तो सबसे ज़्यादा पलायन लोगों ने किया था राजस्थान से, पंजाब से और महाराष्ट्र से।
प्रियंका गांधी के पास बस थी तो बस भेजना चाहिए था इनको महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब, जो आदमी को लेकर के आए, बिहार पहुंचाए, पूर्वी उत्तर पहुंचाए, लेकिन उन्होंने बस भेजा उत्तर प्रदेश। जबकि उत्तर प्रदेश के सड़कों पर कौन लोग थे? वही जो राजस्थान से प्रवासी आ रहे थे, पंजाब से प्रवासी आ रहे थे, दिल्ली से प्रवासी आ रहे थे। लेकिन जानबूझ के नाटक करने के लिए उन्होंने बोला कि मुझे 1000 बसें मैं उत्तर प्रदेश को दूंगा। अरे उत्तर प्रदेश से जब पलायन हो ही नहीं रहा है, पंजाब से पलायन हो रहा है, राजस्थान से पलायन हो रहा है, महाराष्ट्र से पलायन हो रहा है, आप वहां बसें दीजिए। लेकिन नहीं, इन्होंने नाटक करना था। इसी प्रकार हत्या के केस में भी ये नाटक करते हैं, बलात्कार के केस में भी ये नाटक करते हैं। तो इन लोगों का नाटक अब जनता जागरूक होने के बाद पहचान गई है और इसी का परिणाम देख रहे हैं। कांग्रेस की आज क्या स्थिति है? कांग्रेस आज कहां सिमट गई है? न 3 में न 13 में। कांग्रेस को आज कोई नाम लेवा नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो इस तरह से घटनाओं को जनता गहरी नजर से देखती है और जनता समय आने पर प्रतिक्रिया भी देती है। जी, धन्यवाद सर।